आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आज बाजार में काफी गिरावट रही और इसका क्या कारण रहा, इस पर जानने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ अंश। तो 3 हफ्ते की लगातार खरीदारी के बाद निफ्टी हमें लाल निशान में गिरता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इस हफ्ते का जो गिरावट था वो पिछले 3 महीने का सबसे बड़ा गिरावट भी था। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो 20 डीएम में कुछ 24,800 के पास नजर आता है, जहां पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसे एकदम डिसाइसिवली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देते तब तक अब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप भी लाल निशान में बंद हुआ 3 हफ्ते की लगातार खरीदारी के बाद। इसके टॉप लूजर्स में देखिए तो यहाँ पे ऑल इंडिया और वोडाफोन आइडिया नजर आते हैं। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक 4% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है इस हफ्ते में। साथ ही साथ ये जो गिरावट थी वो पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट भी थी। पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर लूजर था और इसके टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे हमें इंडियन बैंक और कैनरा बैंक नजर आता है। इसके साथ साथ निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल ने 2 हफ्ते की गेनिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो ने 3 हफ्ते की गेनिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया। अब अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखे तो निफ्टी बैंक ने एक 20 डीएमए के सपोर्ट को तोड़ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला हफ्ता रहा है, 2-3 हफ्ते गेन करने के बाद वाला। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद बताइए, आखिर निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई? अमेरिका की आज शाम को नॉन फार्म पेरोल है, उसके आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन 3 और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला ऑफकोर्स जो एफपीआई डिस्क्लोजर के जो नियम पालन का आज आखिरी दिन है, और इसके अलावा एफएनओ में भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं थोड़े सख्त नियम की तैयारी कर रही है, से भी ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और याद रखिए 14 दिन से बाजार जो है लगातार तेज़ी के जो था मूड में था, और आपने देखा कि अब रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। तो एक नहीं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण बाज़ार में आज करेक्शन देखने मिल रहा है। इसके अलावा यूएस फेड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो दर घटाने हैं या नहीं घटाने हैं, इस पे सवाल उठ रहा है। 17 से 18 सितंबर तक एफओएमसी की जो है इम्पॉर्टेंट बैठक रहने वाली है, 18 सितंबर को ये फैसला आएगा। अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस लगातार जो 2 खराब आर्थिक आंकड़ों से क्या है रहती मंदी, यानी कि रिसेशन आने के जो है थोड़ी सी आशंका आ रही है। और याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आएंगे उससे भी निराशाजनक जो है ओवरऑल यूएस की डेटा आ रही है। ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर अब चिंता हो गई है। पहले यही 2 हफ्ते पहले जो था एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट ब्याज दर कटने वाली है सितंबर के महीने में, वो भी 20 पॉइंट से ज़्यादा एनालिस्ट का मानना था। लेकिन अब जो है 3-4 गलत मैक्रो डेटा के हिसाब से जो है ग्लोबली थोड़ी सी फियर आ गई और 2-3 दिन में करेक्शन देखने मिल रहा है। बाज़ार को लेके भारत का भी मैं कहानी बता देता हूँ। बाज़ार को जो सेबी की सख्त की चिंता आ गया वो भी बाज़ार को लिए है, और एफएनओ ट्रेड में जो रिटेल निवेशक के लिए उनके लिए सख्त नियम आ सकते हैं, और ये मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव जो है सेबी ला सकती है। ये रिपोर्ट्स ही है अभी, बट ओवरऑल रिटेल की पार्टिसिपेशन कम करने पे जो है ये नए आ सकते हैं रूल्स, और ये मार्जिन रूल्स के जो प्रस्ताव है इसकी समीक्षा जो है सेबी कर सकती है। और याद रखिए इंट्राडे ट्रेड पोजीशन को भी मॉनिटर किया जाएगा रिटेल पर्सपेक्टिव से। तो ये 2 अहम जो है प्रैक्टिकल ट्रिगर्स है, ग्लोबल और डोमेस्टिक, जिसके कारण जो है बाजार थोड़ा सा शेकी हो रहा है और आज मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है। अगले हफ्ते आपको किन अहम इवेंट्स पर नजर रखनी है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण दुबे। वरुण, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को कौन से इवेंट्स वॉच आउट करने चाहिए? देखिए, अगले हफ्ते का श्री गणेश तो हम त्योहारी सीजन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कल बोर्ड की बैठक है, मुथूट फाइनेंस की फंड रेजिंग पे विचार करेंगे। चोला फाइनेंस होल्डिंग्स इसकी एजीएम है। इसके अलावा ग्लोबल अगर बात करें तो चाइना का ट्रेड डेटा और फॉरेक्स रिजर्व्स के डेटा आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है ओवर द वीकेंड, जिस पे आपको नजर रखनी है। अगले हफ्ते में सबसे पहले सोमवार यानी कि 9 तारीख की हम बात करें तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इससे निकल के आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे खास नज़र रखनी है। कॉर्पोरेट इवेंट्स में अगर आप देखेंगे तो पीएनबी हाउसिंग बोर्ड की बैठक है फंड रेजिंग के लिए। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जैसे कि केपरी ग्लोबल, जीएसएफसी गुजरात गैस, स्ट्राइड्स फार्मा एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मच अवेटेड बजाज ग्रुप का आईपीओ है, जो कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स बाद अब बजाज ग्रुप का कोई आईपीओ आ रहा है। सोमवार को ये खुलेगा, तो इस पे आपको अपनी खास नज़र रखनी है।
ग्लोबली बात करें तो यूएस में होलसेल इन्वेंट्रीज, चाइना का पीपीआई, सीपीआई और जापान का जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है सोमवार को, और वो है एप्पल के आईफोन 16 का लॉन्च। और काफ़ी सारे लोग एप्पल आईफोन को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये एक मेजर इवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 10 सितंबर की, तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में दीपक फर्टिलाइज़र की एजीएम है। वेदांता का जो 20 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था, उसकी यहाँ पे एक्स डेट है। वहीं यूके में जॉबलेस क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। 11 तारीख की बात करें तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में केईआई इंडस्ट्रीज़ की एजीएम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, सुब्रोस, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो है वो 11 तारीख को बंद हो जाएगा, तो ये डेट आप खास याद रखेगा। यूएस का सीपीआई का आंकड़ा आएगा, यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। 12 तारीख की बात करें तो राइट्स, इसकी एजीएम है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक स्प्लिट जो है उसकी यहाँ पे एक्स डेट है। स्कीपर की डिविडेंड की एक्स डेट है। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम, पीपीआई का डेटा आएगा। यूरोजोन में ईसीबी रेट डिसीजन आपको देखने मिलेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उसके बाद, और जापान का पीपीआई का डेटा भी आएगा। इसके अलावा फ्राइडे यानी कि 13 तारीख की बात करें तो हमारे यहाँ डब्ल्यूपीआई आंकड़ा और फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा। कॉर्पोरेट इवेंट्स में त्रिवेणी टर्बाइन की एजीएम, बीएमएल, ग्लेनमार्क फार्मा, हुडको, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जापान का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम त्योहारी सीजन में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और अब बात हमारे स्पेशल सेगमेंट 5 के पंच की। आज खबरों की वजह से किन 5 शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन रहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच पे, जहाँ पे मैं 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स लेके आता हूँ जहाँ पे दिन में एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले जो है ब्रोकिंग हाउसेस के जो मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं, उनके जो ब्रोकिंग के जो आप कह सकते हैं टेक्स आ रही है स्टॉक्स में, उससे ज़्यादा आज जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। एसबीआई कार्ड सबसे पहले फोकस पे रहेगा, स्ट्रॉन्ग अपमूव स्ट्रॉन्ग में देखने मिली है। और गोल्डमैन सैक्स की अपग्रेड आई है, सेल से बाई में टारगेट प्राइस हाइक किया है 652 से 913 रुपीज़ पर शेयर का। और ओवरऑल जो है गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि डाउन साइकिल बॉटम आउट हो रहा है और आगे जाते हुए कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगभग 430 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है अगले 3 साल में। यही लोन ग्रोथ की बात करें तो वित्त साल 2026 में अच्छी लोन ग्रोथ भी देखने मिल सकती है और उसके कारण स्टॉक में आज तेज़ी आई। वही उनकी जो है होल्डिंग कंपनी कहेंगे या पेरेंट कंपनी कहेंगे एसबीआई, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, डाउनग्रेड किया सेल से, पहले न्यूट्रल था, स्टॉक में गिरावट आई, टारगेट प्राइस भी घट गया 841 से 742 हो गया। थोड़ी सी रिटर्न ऑन एसेट्स में हेडविंड्स देखने मिल रही है और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीक आउट कर गई है। आगे जाते हुए अगले 2 साल के ईपीएस में भी 3 से लेकर 9% का गिरावट का एक्सपेक्टेशन गोल्डमैन सैक्स कर रहे हैं। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा वाटेक वाबाग। यहाँ पे स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई और सऊदी वाटर अथॉरिटी से 2700 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वाटर इंफ्रा का, वाटर डीसोलराइजेशन का सऊदी अरेबिया से कंपनी को मिला है, तो उसके कारण स्टॉक में हलचल चली है। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो यहाँ स्टॉक में गिरावट आई जब जेफरीज की रिपोर्ट आई, जहाँ पे इंटेन अंडर परफॉर्म रखा और टारगेट प्राइस 240 रुपीज़ पर शेयर पे रखा है। दहेज वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 19% अभी तक हुआ है और अपने Q1 नंबर से कम है। और याद रखिए मई पीक से तो ये 30% गिर चुका है, तो दहेज वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हालांकि जो अर्निंग्स मोमेंटिव है आगे जाते हुए एक्सपेक्टेशंस की वो नेगेटिव रहेंगे और वैल्यूएशंस भी अभी अनफेवरेबल है और 90% ऑलरेडी स्टॉक रैली कर चुकी है नवंबर से। आखिरी स्टॉक आईजीएल एमजीएल रहेगा। ये स्टॉक्स नेगेटिव थे आज। अगस्त 24 में जो अपडेट आई है सीएनजी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे 14% मंथ ऑन मंथ गिरावट एनसीआर में देखने मिला है, तो आईजीएल खासकर की फोकस में रहेगा क्योंकि आईजीएल के ही जो है इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं जो सीएनजी गाड़ी होते हैं एनसीआर रीजन में ट्रैवल करते, तो आईजीएल में गिरावट आया। जो सीएनजी पेनिट्रेशन है एनसीआर में उसमें भी जो है 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला और थोड़ी सी रब ऑफ इफेक्ट एमजीएल में भी आई। तो ये 5 थीम्स या स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिला और यही है आपके 5 के पंच। और अब बात करते हैं एक ऐसी डेडलाइन की जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं यूपीओ, यानी कि जो नियम है सेबी के जिसके जरिए एफपीआईज को डिस्क्लोजर देना था। अब ये डिस्क्लोजर किस श्रेणी में था? यहाँ पे 2 कारण थे। या तो आपका 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का
AUM है या फिर आपका एक ही ग्रुप में 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, जो हो 2023 में सेबी के नियम आए थे उसके मुताबिक यहाँ पर आपको यानी कि जो FPIs यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको और भी ज़्यादा डिटेल्स देनी होगी। ये पैसा कहाँ लगा है, किसके लिए लगा है, वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप सेबी को बतानी थी। अब खबर ये आ रही है, सूत्र ये बोल रहे हैं कि जो 9 सितंबर की जो डेडलाइन है उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो असर है वो कुछ ही FPIs पर है और ज़्यादातर FPIs ने इन नियमों के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है और इसकी वजह से जो असर पड़ेगा FPIs पर या तो मिनिमल होगा या फिर नहीं होगा। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में आज जिस तरीके का एक्शन है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताइए कैसा रहा आज कमोडिटी में दिन? में गोल्ड सिल्वर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। कुछ ही देर में यूएस में अगस्त महीने की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, वो किस तरह के नंबर्स रहेंगे उसका असर साफ तौर पे 17 और 18 सितंबर को जब फेड की बैठक होगी वहां पर इसका असर साफ तौर पे दिखेगा। हालांकि 18 सितंबर की जो बैठक होगी उसमें बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि आधे % तक की कटौती हो सकती है। हालांकि भाव की अगर बात करें तो MCX पर सोना हल्की तेजी के साथ 72,000 रुपए के ऊपर है। चांदी की बात करें तो 85,000 के ऊपर है। इस हफ्ते चांदी करीब 2.5% की मजबूती दिखा चुकी है, लेकिन गोल्ड इस हफ्ते दायरे में है। उसे इंतजार है फेड के फैसले का और आज के अगस्त के जॉब रिपोर्ट का यूएस में किस तरह का आता है। क्रूड की बात करें तो लगातार यहां पर नरमी का ट्रेंड है। हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी $73 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। ये लेवल हमने पिछले साल जून में देखा था, यानी करीब 14 से 15 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल है। एक तरफ सप्लाई जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे वो लीबिया से भी सप्लाई बढ़ने वाली है, साथ ही OPEC प्लस भी बढ़ाने वाला था, हालांकि अभी उन्होंने टाल दिया है भाव गिरने की वजह से, लेकिन एक ओवर सप्लाई की चिंता अभी भी बनी हुई। दूसरी तरफ डिमांड, दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी यूएस और चाइना, जहां के लगातार इकोनॉमिक नंबर कमज़ोर आ रहे हैं, या ऐसे में लग रहा है कि वहां से डिमांड कमज़ोर रहेगी और स्लो डाउन की चिंता बनी हुई है। तो ये सारी वजह हैं जो क्रूड पर दबाव बना रही है। और अभी जितने भी एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है उनको लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक जरूर आ सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ पर कमजोरी का ही है। तो गोल्ड और सिल्वर में अब तक तेजी की चाल दिख रही है, लेकिन क्रूड में जो ट्रेंड है वो कमजोरी का दिख रहा है। वैसे जब हम बुल की बात करें तो आपने पहले से यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बुल जरूर देखा होगा, लेकिन आज मुंबई के NSE परिसर में भारतीय बुल के स्टैचू का अनावरण किया गया। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अनुराग शाह। अनुराग शाह, बताइए ये बुल चूंकि आपने सामने से देखा है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं इस समय NSE का बुल, जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है और इसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ NSE बुल, हमने देखा है कि दलाल स्ट्रीट पे एक बुल है, न्यूयॉर्क के अंदर वॉल स्ट्रीट पे बुल है, लेकिन ये जो बुल है ये पूरी तरह से इंडियन बुल है और इसके आसपास भी भारत के जो निवेशक है उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। बुल के जो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कामकाजी महिला, जो एक बच्चा है, फिर कामकाजी पुरुष, फिर इस तरफ देख सकते हैं कि भारतीय किसान का जो महिला दिखाया गया है, फिर वर्किंग वुमेन, इन सबको दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो भारत के निवेशक है, इन्वेस्टर है, जिनका योगदान रहा है भारतीय इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अंदर, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इस बुल के आसपास दिखाने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की गई है कि जो ऑप्टिमिज्म है जो इंडिया की स्टोरी के अंदर, जो पिछले 30 सालों के अंदर जिस तरह से भारत ने प्रोग्रेस की है, और जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, जो सूचकांक है, शेयर बाजार, वो भारतीय ग्रोथ को भी दर्शाता है। तो NSE के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई के BKC में, वहां पर महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। खास बात इसमें यह रहेगी कि ये आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा, यानी जो भी लोग मुंबई आते हैं वो यहां पर आ सकते हैं, यहां पर इस स्टैच्यू के साथ सेल्फी ले सकते हैं
इस स्टैच्यू पे आके फोटो खिंचा सकते हैं। तो ये जो है आम लोगों के लिए भी ओपन रहेगा। मुंबई के बीकेसी इलाके में जहां पर एनएससी का दफ्तर है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ एनएससी बुल का इनॉग्रेशन किया गया है और इसके जरिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से जो भारत के निवेशक है, तमाम निवेशक है, जिसमें किसान भी है जो निवेश करता है एसआईपी के जरिए, वर्किंग वुमेन है जो इक्विटी मार्केट में छोटा निवेश करते हैं, इसके अलावा सैलराइड प्रोफेशनल्स हैं जो कैपिटल मार्केट में एसआईपी, म्यूचुअल फंड, आईपीओस के जरिए निवेश करते हैं। उन सब को दर्शाने की कोशिश की गई और बताया गया है कि किस तरह से मार्केट की ग्रोथ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में सबकी हिस्सेदारी है। तो ये अपने आप में एक अनोखा बुल है जिसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भारत के सभी समाजों की, जो इंडिया की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उन तमाम लोगों को बताया गया, जिसमें स्टूडेंट है, जिसमें सैलराइड प्रोफेशनल है, जिसमें किसान है, जिसमें वर्किंग वुमेन है, सीनियर सिटीजन है। इन तमाम लोगों को इस बुल के पास एक तरह से संदेश दिया गया है एनएससी, स्टैच्यू ऑफ एनएससी बुल के जरिए। जी शुक्रिया अनुराग, हमें एकदम विस्तार से बताने के लिए कि ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है और बिल्कुल बढ़ो बदलो देश के साथ ये एक स्टैचू बिल्कुल दिखा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। बाजार में 14 दिनों की रिकॉर्ड तेजी और फिर ग्लोबल संकेतों से गिरावट, लेकिन मिरर एसेट के वीसी और सीईओ स्वरूप मोहंती का मानना है कि बाजार में आगे गिरावट के लिए कोई बड़ी वजह मौजूद नहीं है। उनसे बात की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आज हम बात कर रहे हैं मेरे एसेट मैनेजमेंट के वीसी और सीईओ मिस्टर स्वरूप मोहंती। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और दिल्ली में आपकी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शुरुआत करते हैं मार्केट्स से ही बात करते हुए। काफ़ी रैली देख चुके हैं हम इस साल में, हायर हाइज। क्या आपको लगता है कि और हाई इस एंड ऑफ दिस ईयर देखेंगे? जब भी ये पूछा जाता है तो मैं एक ही आंसर देता हूँ, जब ये इकोनॉमी यहाँ से 8-10 साल में डबल होगा, ये क्वेश्चन हम बार बार आंसर करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है और मार्केट उसका आउटकम होता है हमेशा। तो यहाँ से अगर आप 8-10 साल देखें तो ये क्वेश्चन बार बार आप हमें पूछेंगे और बार बार हम आंसर करेंगे कि हाँ आगे जाके इससे भी हाई हो सकता है, क्योंकि एक ब्रॉड बेसिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो बहुत ज़रूरी था। पहले एक इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी सर्विस लेड, अभी विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल एडिंग अप एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड इकोनॉमी हमारे सामने आके खड़ा है। एंड अगर प्योर डेटा पॉइंट्स देखें चारों तरफ, फ्रॉम से कंजम्पशन टू पावर टू 4-व्हीलर सेल्स, कंज्यूमर स्टेपल सेल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेल्स ऑल्सो, हर जगह आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रहा है। लॉट ऑफ देम आर स्टिल बिलो प्री कोविड लेवल्स ऑल्सो, तो स्कोप भी बड़ा है। और लोग पोस्ट कोविड एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंजम्पशन दिखा रहे हैं। ऑल दिस इज़ एडिंग अप। इकोनॉमी बहुत सही जा रहा है। अगर आप बैंक्स देखें, बिफोर कोविड कहा जाता कि एनपीए लेवल्स इतने ज़्यादा थे, अभी तो डेटा ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, राइट। सो इफ़ यू ऐड ऑल दिस अप, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है जो लोग पहचान रहे हैं। एट द सेम टाइम एक शिफ्ट है फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब जुड़ रहा है टू द मार्केट्स डूइंग वेल, एंड मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा। जब भी मार्केट ऐसा बात होता है ऑल टाइम हाई, तो ऐसा नहीं कि पूरा बाजार एक्सपेंसिव रहता है, सम पार्ट्स ऑफ द मार्केट एक्सपेंसिव रहते हैं। एट द सेम टाइम एक पार्ट ऑफ द मार्केट अच्छा अट्रैक्टिव रहता है, तो यहाँ से जो वो पार्ट में अगर निवेश करें तो आगे जाके एक बहुत बढ़िया कंपोजिट पोर्टफोलियो बन सकता है। इस रैली का श्रेय आप फंडामेंटल्स और फ्लोज, इसमें से किस तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अब तक का जो रैली है हमने देखा है, आपका ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड किस तरह का देखा है? आई थिंक फंडामेंटल्स होते हैं तभी फ्लो आता है, फंडामेंटल्स नहीं होते हैं तो फ्लो नहीं आता है। आप कभी भी आप चेक करें तो बिकॉज द फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रांग, फ्लो आ रहा है। और आज के डेट में कंसिस्टेंट फ्लो आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक मंथ नहीं आता है फिर दूसरे मंथ आ जाता है। आप पूरा देखें, हाँ लास्ट 2-3 साल से ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है रिटर्न चेजिंग के तरफ,
जो नियर टर्म रिटर्न सबसे ज़्यादा दिए हैं वही ज़्यादा पैसा लेके जाता है। कुछ रिस्की एसेट्स की तरफ ज़्यादा फ्लो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही है या गलत है, अगर वो आपने किया है तो आगे जाके दूसरा जगह निवेश करें फॉर इन्वेस्टिंग, वो एक बेटर पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। जितना आप डाइवर्सिफाई करें, जितना मार्केट का लेंथ एंड ब्रेड्थ आप पकड़ें, उतना बेटर आपका पोर्टफोलियो बनता है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक फ्लोज फंडामेंटल्स के बात आते हैं। इन माई 30 years ऑफ करियर ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स मैं बहुत कम बार देखा हूँ। इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, बिकॉज एक ही इकोनॉमी है वर्ल्ड में ना जो 8-10 साल में डबल करेगा। तो यहाँ से जो बाहर चला गया वो शायद अपॉर्चुनिटी मिस करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग एक रिस्क है, नॉट इन्वेस्टिंग भी रिस्क है। नॉट इन्वेस्टिंग आज के डेट में बड़ा रिस्क है। अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होने वाली है और उस इवेंट में क्या खास मुद्दे रहेंगे, इस पर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी। सुमित, बताइए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या खास रहेगा। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग होने जा रही है सितंबर 9 को और इसमें कुछ मुद्दे जो हैं वो खास रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर। उस पर अभी कोई राय नहीं बन पाई है। सूत्र बताते हैं कि इस पे डिवीजन है, डिवाइडेड है फिटमेंट काउंसिल। सो अभी सब मुद्दे सोमवार को ही डिसाइड होंगे। हम जानते हैं कि हेल्थ प्रीमियम पे जिस पे जीएसटी लगा हुआ है उसको लेकर राजनीतिक उथापथल भी हो चुकी है। काफी बार राजनीति इस पे गरमाई है और इसको लेकर अब कुछ भी फैसला है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही होगा। दूसरे मुद्दे हैं टैक्सेशन इश्यूज जो फॉरेन एयरलाइंस को लेकर हैं, उसके बाद शिपिंग लाइंस को लेकर हैं, या फिर टैक्सेशन इश्यूज की बात करें कंपनी इन्फोसिस जैसे, इनको हाई डिमांड गया था, नोटिस गया था। ये सब मुद्दे जो हैं गरमाए हुए हैं, इनको क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जैसे कि टैक्सेशन टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पर। इन्फोसिस के अलावा और भी दूसरी कंपनियां हैं जिनको काफी टैक्स क्लैरिटी चाहिए इश्यूज पर, उनको लेकर मिलेगी। यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सब को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। एफएमसीजी सेक्टर में अगर बात करें तो नमकीन को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिस पे जीएसटी क्लैरिटी मिलेगी। ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेके भी कुछ क्लैरिटी, कुछ सफाई मिलने की संभावना है। सो ये सब मुद्दे अब डिस्कशन में आएंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो कि 9 सितंबर को होने वाली है और काफी मुद्दों पर कह सकते हैं कि रिलीफ मिल सकती है या राहत मिल सकती है। रेगुलेटर IRDAI ने नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है जिसमें अब इंश्योरेंस का क्लेम निपटारा आसान होगा, साथ ही क्लेम भी जल्दी मिलेगा। डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग शाह। IRDAI के द्वारा मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। 30 जो पुराने सर्कुलर थे उनको एक कर मास्टर सर्कुलर जारी किया गया और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पॉलिसी धारकों की जानकारी के लिए और दूसरा बीमा कंपनियों के लिए। ये बात कही गई कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट जो है वो हर पॉलिसी के लिए, लाइफ या नॉन लाइफ की जो पॉलिसी होगी उसमें ग्राहक को तमाम जो पॉलिसी से जुड़ी हुई डिटेल है वो देना जरूरी होगा। फ्री लुक इन पीरियड है वो लाइफ नॉन लाइफ दोनों के अंदर 30 दिन का होगा, यानी पॉलिसी होल्डर के पास विकल्प होगा कि 30 दिन के अंदर उसे पॉलिसी की शर्तें अगर सही नहीं लगती तो पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके अलावा जब तक रिस्क शुरू नहीं होती है तब तक आपसे प्रीमियम का पैसा नहीं लिया जा सकता, यानी प्रपोजल के स्तर पर पॉलिसी होल्डर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हर पॉलिसी के साथ नॉमिनी और बैंक अकाउंट की डिटेल देना जरूरी होगा जिससे क्लेम का निपटारा जरूर सही तरीके हो सके। इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर मांगता है तो उसे रीजनल लैंग्वेज में भी पॉलिसी से जुड़ी हुई डिटेल मुहैया कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जो अपने क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा है वो नियमों के मुताबिक तय करनी जरूरी होगी और जो अनक्लेम्ड राशि है वहां उसको लेकर भी वेबसाइट पर डिटेल देनी होगी इंश्योरेंस कंपनी को। और एक और चीज बताई गई कि डिजी लॉकर के साथ इंश्योरेंस की पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी को डॉक्यूमेंट को जोड़ा जाए, ग्राहक अगर मांग करता है तो जिससे डिजिटल डिजी लॉकर के अंदर जो पॉलिसी है वो रह सके। तो ये नया सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर IRDAI के द्वारा जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए 18 आवर स्वदेश पर बने रहिए।